नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत। मैं संगीता चौहान। आइए नजर डालते आज के मुख्य समाचारों पर। ऑरेंज सिटी यानी नागपुर को स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर के साथ ही ग्रीन सिटी का दर्जा मिला है, लेकिन इन्हीं ऑरेंज सिटी के स्लम एरियाज को गंदगी ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है और इन्हीं स्लम एरियाज में से एक है बाठोड़ा स्थित शिवनकर नगर झोपड़पट्टी। देखिए कैसे बदहाली और बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के नागरिक, जिन्हें देखने के बाद तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या ये इंसान नहीं है। इन फुटेजेस में आप देख रहे हैं वो है शिवनकर नगर झोपड़पट्टी, जो मौजूद है नागपुर के बाठोड़ा परिसर में, जहाँ सुविधा का तो अता पता ही नहीं, किंतु समस्याएं देखी जाए तो जैसे भरमार सी लगी हुई है। 10,000 से अधिक आबादी वाली इस झोपड़पट्टी में इलेक्ट्रिक पोल केवल 4 या 5 है और वो भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। पानी को इंसान की अहम जरूरत माना जाता है, लेकिन उससे भी यहाँ की जनता वंचित है। जगह जगह गटर तो बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें भी खुला छोड़ दिया है। रात बेरात इसमें कोई भी गिरकर अनहोनी हो सकती है। बिजली के तारों पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो लोगों के घरों से बहुत ही करीब से यह गुजरती है, जिससे बड़े हादसे का होना टाला नहीं जा सकता। बच्चों के खेलकूद की सुविधा तो बहुत ही दूर की बात है, किंतु पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी भी यहाँ नहीं है। प्रभाग के पार्षद केवल वोट मांगने आते हैं, लेकिन बदहाली की जिंदगी जी रहे इन बेकसूरों पर जरा भी रहम इन्हें नहीं आता। बहुत सारी समस्या है, पानी की समस्या है। यहाँ इतनी बड़ी झोपड़पट्टी है, यहाँ पर कोई दवाखाना नहीं है। गरीबों में बड़ी परेशानी है, दवाखाना ले जाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। कहीं बाहर जाना है तो बीमार हो गया कोई, बहुत परेशानी होती है। रोड बरोबर नहीं है, गटर लाइन के ढक्कन, गटर के ढक्कन गटर के अंदर गिर जा रहे, कोई व्यवस्था नहीं है। शुरू से लेकर आज तक के कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर ढंग का। इधर कोई ध्यान ही नहीं देता। कोई पार्टी वाला है, वोट मांगने के लिए आ जाते, काम के लिए कोई आते नहीं, कोई काम करने के लिए आता ही नहीं। वोट मांगने के लिए सब आ जाते। ये कम से कम नहीं तो कुछ तो भी 1993 से बैठी है। कम से कम 20-25 साल इस झोपड़पट्टी को हो रहा है बैठने को। इधर किसी का कोई ध्यान ही नहीं आता। यहाँ के गरीब कितनी परेशानी से, कितनी मुसीबतें जिंदगी गुजारते हैं। बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ है यहाँ के लोगों को। गटर देखो, ये गटर बताओ कितने खतरनाक गटर है। कोई गिर गया रात पेट में, बच्चा उसके हाथ पांव टूट गए। यहाँ कोई सुविधा नहीं है दवा खाने की। बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए, स्कूल में बच्चों को स्कूल नहीं यहाँ पर पढ़ने के लिए। यहाँ के बच्चे ऐसे घूमते रहते, तो क्या यहाँ पर कोई अच्छी बात होगी, अच्छा काम होगा। ये कई पार्टियाँ वाले आते हैं, करना चाहिए उन्होंने, कुछ वोट मांगने के लिए आते, चुन करके आ जाते, अपने घरों में बैठ जाते खामोश। क्या समस्या है आपको, क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पर? शिवनकर नगर बस्ती में सबसे पहले तो लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ना रोड पे डामरीकरण है। यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल नहीं है अंदर गली गली में, और स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पर। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बच्चे यहाँ से बाहर जाना पड़ता है स्कूल पढ़ने के लिए। हाँ, और दूसरी बात है कि यहाँ पर दवाखाना नहीं है। चलता फिरता भी दवाखाना होना चाहिए बस्ती में, हफ्ते में एक दिन होना चाहिए यहाँ पर। और नहीं तो फिर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, रात में प्रॉब्लम बहुत होता है। तो कहता है बच्चा कोई बीमार। साफ सफाई कर्मचारी आते हैं जो रास्ता, साफ सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर आते नहीं डेली में। हफ्ते में एक बार आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता। पानी की तो डेली समस्या है यहाँ पर। आज 1993 से जो झोपड़पट्टी बैठी है, जब से अभी तक पानी की समस्या हल नहीं हुई है। नगर सेवक यहाँ पर मनीषा कोटे है, वो भी ध्यान नहीं देते। प्रवीण नारायण है, सभापति है वो ईसाई समिति के, वो भी ध्यान नहीं देते। हर कितनी बार डेपुटेशन दिया नगर सेवक को, बोला मैंने कि अभी ये यहाँ पर थोड़ा सा आगे पूरा बस्ती का तुम आप पूरा नगर अच्छा बना रहे हैं, तो यहाँ शिवनकर नगर में भी ख्याल रखना चाहिए अपने। पूरा बस्ती का आप डेवलप कर रहे हैं, लोकेशन इतना बढ़ गया। हर रोड में, हर तरफ में रोड बना लिए, बाकी बस्ती की तरफ में कोई ख्याल ही नहीं कर रहा। गांव में कोई बच्चा या बुजुर्ग बीमार पड़े तो अस्पताल की सुविधा भी यहाँ नहीं है। परिसर के रास्ते बेहद खस्ता हालत में है और हाल ही की बारिश से वे और भी बदतर हो गए हैं। जगह जगह कीचड़ और पानी भरा हुआ है, जिससे रास्तों की सफाई के साथ डामरीकरण की आस यहाँ के नागरिक लगाए हुए हैं। वोट मांगते वक्त बड़े बड़े आश्वासन नेताओं द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना या उचित सुविधाएं मुहैया करवाना ये जरूरी नहीं समझते। आमच्या इकडे समस्या आहे, पाणी इकडून खालपर्यंत जाते पण तिकडे पाणी येत नाही, थोडं बरोबर येत नाही, आम्हाला बरोबर पाणी मिळत नाही। दुसरी गोष्ट लाईटाची सोय नाही, इथपर्यंत पोल आले आमच्या गल्लीमध्ये, तिकडे पोल नाही आहे। रात्री कार चोऱ्या पोट्या होतात,
काही होते तर कोणी येते का पाहिले करून दवाखाना नाही लेकरं बिमार पडतात हे पडतात ते पडतात तर कोणत्या कायची सोय नाही इथं काही नाही रस्ते नाही आमच्या गल्ल्यामध्ये आता काल परवाचा पाणी आला तर आमच्या गल्ल्यामध्ये पाणी जमा झालं पूर्ण खडदड आहे ना झाडू मारताय ना काही करतायत हे होतं मग डांबरीकरण करून द्यायला पाहिजे गल्ल्या साफ करून द्यायला पाहिजे गडरा साफ करून द्यायला पाहिजे त्या लोकांना जेव्हा इथं वार्ड मेंबर आहेत मग वोटिंग द्यासाठी द्या म्हणतात तशी सोय बी करा ना तुम्ही मग पब्लिकला त्रास करून देऊन राहिल्या बा समस्या हे आहे गडर आहे गडर पण बनवून दिले ते पण बरोबर पाणी घरात गेल्यावर ते लोक बी काही समस्या नाही करत त्याची सोय करते गौरतलब रहे कि शहर में स्वाइन फ्लू के विकराल रूप ने तहलका मचा दिया है। इस जानलेवा वायरस ने 1000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े और नागरिकों को मौत की नींद सुलाई है। बावजूद इसके शिवनकर नगर परिसर की सफाई करने की फुर्सत प्रभाग के पार्षद को नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ की गंदगी का असर परिसर के बच्चों पर होकर वे बीमार पड़ सकते हैं और स्वाइन फ्लू जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो सकते हैं। कब जागेगा स्थानीय प्रशासन और कब जिएंगे सुरक्षित और सुविधायुक्त जिंदगी, इसी की आज शिवनकर नगर वासियों को लगी हुई है। कैमरा पर्सन बादल नंदन मार के साथ मिथुन आदमनी की रिपोर्ट इन टाइम न्यूज के लिए। वो उपराजधानी का वाटर थी शिवनकर नगर, जहां करीबन 10,000 के आसपास लोग रहते। लेकिन यदि परिसर पर नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ सिवाय गंदगी के कुछ नजर नहीं आता। परिसर में इलेक्ट्रिक पोल तो है लेकिन वो भी पूरी तरह बंद। परिसर में गटर है लेकिन उस पर ढक्कन नहीं है। परिसर में अस्पताल नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ की जनता को पार्षदों द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता है, उसे पूरा नहीं किया जाता। ऐसी बदते हालत में यहाँ की जनता को मजबूरन अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी है। शहर में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के प्रकोप से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन प्रशासन पर इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। शायद प्रशासन कोई बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रहा है। खबरें पसंद बादल लम्हा के साथ मिथुन आदमनी, इंटर न्यूज नागपुर। JCI नागपुर प्रतिभा द्वारा विकलांग, अस्थिव्यंग, बतिबंद तथा मुकबधिर विद्यार्थियों ने तैयार की गई प्रदर्शनी का आयोजन नागपुर के उत्तरंबाझरी स्थित IMA हॉल में आयोजित किया गया था। मंगलवार को आयोजित इस प्रदर्शनी में कुल 20 स्कूलों ने सहभाग लिया था, जिसमें नागपुर, काटोल तथा सामनेर की स्कूलों का समावेश था। मोमबत्ती, बैग्स, दिए, गृहोपयोगी विभिन्न उत्पादनों के 20 से 25 स्टॉल यहाँ लगाए गए थे। इस दौरान JCI के जोन प्रेसिडेंट मनीष कुरसेकर, ZBP अभय कोलक और JCI की प्रेसिडेंट रजनी बोरे तथा सेक्रेटरी पूजा उपाध्यक्ष प्रमुख रूप से उपस्थित थे। JCI द्वारा बच्चों को चद्दर गिफ्ट दिए गए। मैडम, जो हैंडीकैप बच्चों ने एग्जीबिशन रखा है उसके बारे में बताइए। अच्छा, हम लोग JCI नागपुर प्रतिभा से है। मैं इस साल की प्रेसिडेंट हूँ, रजनी मोरे। और कुछ नहीं, हैंडीकैप बच्चों का एग्जीबिशन रखा है हमने यहाँ पे नागपुर के आसपास के जो 40 स्कूल है वो स्कूल के बच्चे यहाँ पे एग्जीबिशन लगाए हुए हैं। उन्होंने जो साल भर तैयारी की है, हैंडमेड चीज़ें जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं, उसका एग्जीबिशन है ये। और ये उनको हम लोग मोटिवेट करना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं कि हैंडीकैप बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। तो बस उनको आगे करने के लिए हमने ये किया हुआ है। इसके थ्रू आप सबको पता चलता है कि हैंडीकैप बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। मैडम, आपने एग्जीबिशन देखा हैंडीकैप बच्चों का, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और ये देख के अच्छा लगा कि हैंडीकैप बच्चों को भी लोग प्रोत्साहन देते हैं और उनके द्वारा बनाए गए सभी चीज़ें बहुत सुंदर थी और हम लोगों ने परचेजिंग भी करी है और इसी तरह लोग आगे इन लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। नागपुर के अनेक मान्यवरों ने इस प्रदर्शनी में भेंट देकर बच्चों को प्रोत्साहित किया तथा चीजें भी खरीदी। प्रदर्शनी में शहर के महान हस्तियों का सहकार्य विशेष रहा। मैडम, एग्जीबिशन के बारे में बताइए, आपका नाम बताइए। मैं JCI नागपुर प्रतिभा की सेक्रेटरी जैसी पूजा उपाध्याय और ये एग्जीबिशन मेन हैंडीकैप बच्चों के लिए रखा गया है, उनको आगे मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो आगे जाके और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकें और लोग उनको पहचानें। उनकी पहचान थोड़ा सा वो हो गई है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने सारे नागपुर के आसपास के सामनेर, हुड़केश्वर, सारे जगह के स्कूल्स के बच्चों का यहाँ पे एग्जीबिशन रखा है और उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो उनकी चीज़ें परचेस करके लेके जा रहे हैं। आगे भी कुछ योजना है इन बच्चों के बारे में, आगे कुछ करना? हाँ, आगे हम लोगों ने सोचा है कि उन बच्चों के लिए एक वर्कशॉप रखेंगे जिसमें उनको और सिखाएंगे कि वो और कैसे चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं, इससे अच्छा और कैसे बना सकते हैं। तो वो भी आगे का सोचा है, प्लान किया है। एग्जीबिशन कब से शुरू किया आपने ये मुहिम और आगे कैसी रहेंगी? अच्छा, हाँ, मेरा नाम JC संजीवनी वेदी है
मैं पास्ट प्रेसिडेंट जैसे नागपुर प्रतिभा की हूँ। और हम लोग ये 2010 से ये एग्जीबिशन शुरू किए थे। तब यही सोच के शुरू किए थे कि जो ये बच्चों में जो हुनर है उसको थोड़ा और उनका हुनर को अप्रिशिएट किया जाए, उस संदर्भ में हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे। धीरे धीरे हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद हर साल मिल रहा है। लास्ट ईयर हम लोग बच्चों के स्पोर्ट्स लिए थे और इस साल फिर से एग्जीबिशन लिए। थोड़ा बारिश के कारण स्टॉल कम है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 30-35 स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। और उनका वयोगट जो है तो वो 10 साल से लेके तो एक 19-20 साल तक का रहता है। और हर एक बच्चे अपने हाथ से फिनाइल, पर्स, बाद में वुडन की चीज़ें और काफ़ी कुछ जो डेली यूज़ की जो चीज़ें रहती है, कुछ पापड़ वगैरह ये सब वो लोग बनाते हैं और वो लोग यहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं। इसका जो भी बेनिफिट आता है वो लोग स्कूल अपना रखते हैं। जैसे नागपुर प्रतिभा के माध्यम से हम संस्था के तरफ से हम लोग ये सब उनको अरेंज करके देते हैं और हर साल हमको काफ़ी लोग इसके लिए काफ़ी लोगों का सहकार्य मिलता है और ख़ास करके IMA का हर साल हमको इसमें सहयोग मिला है। एग्जीबिशन कितने दिन का रहता है? ये हम 1 दिन का ही रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम 3-4 दिन के लिए रखें, लेकिन बच्चों की सुविधा देखते हुए वो लोग हैंडीकैप होने के कारण वो लोग तैयार नहीं होते यहाँ पे आने के लिए, तो इसलिए 1 दिन का ही लेते हैं उन लोगों का। क्योंकि रहने का कि नागपुर और यानी एक्चुअली इसका ऐसा है कि हम लोग सोशल वेलफेयर से इनका परमिशन लेते हैं, तो नागपुर और आसपास की जितनी भी स्कूल है वो सब पार्टिसिपेट करती है, तो वो लोग दिन भर का ही प्रोग्राम अलाउ करते हैं स्कूल के टीचर्स। जो हैंडीकैप स्टूडेंट आते हैं वो बाहर गांव से आते हैं कि सिर्फ नागपुर से आते हैं? नहीं, बाहर गांव से भी आते हैं। मतलब जैसे रामटेक से आते हैं, कड़मेश्वर, काटोल, उसके बाद में अपना ये पारडी से है, तो ये इतने आजू बाजू के एरिया से आते हैं वो लोग। महाराष्ट्र में गोवंश हत्या कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सहमति दी है। सोमवार को राष्ट्रपति ने गोवंश हत्याबंदी विधेयक पर हस्ताक्षर किए, लिहाजा राज्य में अब गोवंश हत्याबंदी कानून लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। कानून के तहत राज्य में गोवंश हत्या अब दंडनीय अपराध माना जाएगा और गोवंश हत्या करने वालों को सजा भी होगी। प्रदेश में वर्ष 1995 में सेना भाजपा सरकार के कार्यकाल में गोवंश हत्याबंदी विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया गया था। इसी सिलसिले में गोरक्षण सभा के सह सचिव महेश रामझोकर तथा विश्व हिंदू परिषद प्रांत उपाध्यक्ष हेमंत जांभेकर से की हमारे संवाददाता ने विशेष बातचीत। महाराष्ट्र शासनाकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। गोहत्या बंदी विधेयक पारित करण्यात आलेला आहे। याला राष्ट्रपतीकडून पण मंजुरी मिळाली आहे। उशिरा क्या होईना, पण हा एक मोठा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आलेला आहे। या विषयावर बोलण्यासोबत आपल्यासोबत आहे महेश रामढोकर, गोरक्षण सभाचे सहसचिव आहे, तसेच हेमंत जांभेकर आहेत, विश्व हिंदू परिषदेचे प्रांत उपाध्यक्ष, तसेच गोविज्ञान केंद्र अनुसंस्थाचे अध्यक्ष आहेत। तर आपण यांच्याकडून जाणून घ्यावं की या विधेयकावर त्यांचं काय म्हणणं आहे। सर, हा विधेयक आता काही दिवसात लागू होणार आहे, काय वाटतं आपल्याला? हे जे विधेयक आहे जे महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रपतींसमोर पाठवलं होतं आणि या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी जी मंजुरी दिलेली आहे, त्यामुळे मी महाराष्ट्र शासनाचे आपले सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि यांचं फार फार अभिनंदन करतो। तसेच महाराष्ट्राचे वित्तमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी ह्या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला। त्यांच्यासोबतच अनेक आमदारांनी सुद्धा हा प्रयत्न केला आणि मागील आठवड्यात दिल्लीला जाऊन त्यांनी यासाठी जे विशेष प्रयत्न केलेत त्यानंतर हे विधेयक इथे मंजूर झालेलं आहे। त्याबद्दल मी सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि असंच विधेयक यापुढे जसं 1-2 राज्यांमध्ये 4 राज्यांमध्ये जसं पारित झालेलं आहे तसं देशामध्ये पंतप्रधानांनी माननीय पंतप्रधानांनी सुद्धा गोहत्यावर बंदी आणावी असं मी त्यांना नम्र विनंती करतो। हे म्हणजे आपल्याला काय म्हणणं आहे या विधेयकाबद्दल? या विधेयकासंबंधी सांगायचं तर खरं तर हा देशाच्या हिताचा सगळ्यात मोठा निर्णय आहे। मला वाटते ज्या स्वर्णिम भारताची आम्ही कल्पना करतो, ज्या भारताच्या संबंधात आम्ही म्हणतो की हे भारत सगळ्या जगाचा विश्वगुरू होऊ शकते, हे फक्त एका निर्णयाने होऊ शकतं। आमचा देश कृषीप्रधान देश आहे। जगात आज असलेले देश 2000 वर्षापूर्वी आलेले आहेत,
पण या भारताचा इतिहास लाखो वर्षापूर्वीचा आहे. इथे कृषी संस्कृती आधीपासून जपल्या गेली आणि या कृषी संस्कृतीसाठी अत्यंत गरजेची असलेली गाय, ज्याच्याशिवाय आज बैल निर्माण होऊ शकत नाही, ज्याच्याशिवाय आमची कृषी संस्कृती जिवंत राहू शकत नाही, ती जिवंत ठेवण्यासाठी माननीय पंतप्रधानांनी जो प्रयत्न केले आणि महाराष्ट्र शासनाने गेल्या 25 वर्षांपासून जे बिल पारित करण्यासाठी विभिन्न प्रकारचे न करण्यासाठी जे प्रयत्न केले ते या नव्या सरकारने प्रयत्न केलेले आहेत. माननीय देवेंद्रजी, माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार हे गेल्या 15 वर्षापासून सातत्याने याच्या मागे लागलेत. विश्व हिंदू परिषदेचा मुख्य आधार आहे किंवा जोपर्यंत त्या देशात गायीचं रक्त पडणं थांबत नाही तोपर्यंत देशाची प्रगती होऊ शकत नाही. साधू संत म्हणतात गाय आमची माता आहे, कारण आमच्या मातेची हत्या होणं म्हणजे आमच्या देशाची हत्या होणं आहे आणि हे याच्यासाठी विश्व हिंदू परिषद गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. मला आठवतं की बजरंग दलाच्या किमान 1000 कार्यकर्त्यांवरती आज केसेस सुरू असतील. या 1000 कार्यकर्त्यांनी कसायांच्या विरुद्ध स्वतःचं रक्त सांडलेलं आहे. गाय वाचावी, त्यांचे प्राण वाचावे याच्यासाठी अनेकदा स्वतःचे जीव धोक्यात घातलेले आहेत. या सगळ्यांनी केलेल्या कष्टांचं फलित म्हणजे आज पारित झालेलं विधेयक आहे. या विधेयकासाठी साधू संतांनी, विश्व हिंदू परिषदेच्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी, मुख्यतः बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी अविरत संघर्ष केलेला आहे आणि त्याच्यासाठी मी त्यांचं अभिनंदन करतो. त्यासोबत महाराष्ट्र शासनाचं पण करतो, कारण की महाराष्ट्र शासनाला माहीत होतं की हा निर्णय आज झाला तरच होईल, कारण की सामान्य माणसाची जी भूमिका आहे की बा गाय वाचायला पाहिजे, या देशातलं पशुधन वाचायला पाहिजे आणि या देशातलं पशुधन हे भारतीय लोकांसाठी नाही, हे भारतीय लोकांसाठी कापलं जात नाही. आमच्या देशातनं पिंक रिव्हॉल्युशनच्या नावाखाली विदेशात मोठ्या प्रमाणात आज जी मांसाची निर्यात सुरू आहे हे 100% बंद व्हायलाच पाहिजे, कारण की या देशामध्ये जर शेती वाचायची असेल तर आम्हाला सगळं करावंच लागेल. आणि हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्नपूर्वक पारित केला म्हणजे सर्व मंत्रिमंडळाचं आणि माननीय पंतप्रधानांचं देखील मी मनपूर्वक स्वागत करतो. महेशजी, गोरक्षण सभेसोबत तुम्ही किती वर्ष झाले निगडीत आहे, काय फायदे असतात गायीचे आणि आता हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे, काय वाटतं तुम्हाला? गोरक्षण सभेची ही जी धंतोलीला आहे, गोरक्षण सभा सुरू झालेली आहे, ही 125 वर्ष जुनी असून ह्या संस्थेला चोंडे महाराजांनी याची स्थापना केली होती आणि तेव्हापासून गायींचं रक्षण, गोरक्षण, गोसंवर्धन हा सातत्याने प्रयत्न आमच्या गोरक्षण संस्थेतर्फे केला जात आहे. आत्ता सध्या जसं हेमंतजींनी सांगितलं की बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि इतर विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या गायी कसायाला जात असताना वाचवल्यात आणि त्यांना वाचवल्यानंतर त्यांची सेवा शुश्रूषा करणे आणि त्यांना गोपालन करणे याचं कार्य हे सातत्याने गोरक्षण सभा करत आलेली आहे. मी स्वतः या संस्थेसोबत 15 वर्षापासून जोडला गेलेलो आहे आणि गेले 9-10 वर्ष झाले मी सहसचिव म्हणून इथे कार्यरत आहे. मला एक गोष्ट सांग म्हणजे की शेतकऱ्यांना किंवा समाजाला याचे काय फायदे होणार हा नियम लागू झाल्यावर? आम्ही जे प्रयत्न करतो आहे त्या प्रयत्नांच्या माध्यमातून आमचा हा प्रयत्न आहे की शेतकऱ्यांनी सर्व गायींचं रक्षण जसं करणं केलं पाहिजे, तर ह्या प्रयत्नांना आम्हाला आता गती द्यावी लागणार आहे. हे प्रत्येक शेतकऱ्याला आम्हाला समजून सांगावं लागणार आहे. ज्यांचा जो शेतीचा 1 एकर 2 एकर शेतीसुद्धा असेल त्यालासुद्धा आम्हाला हे समजून सांगावं लागणार आहे की ही शेती तुला व्हायबल कशी आहे. म्हणजे जर त्यांनी गोसंवर्धन आणि गोरक्षण केलं तर त्याच्या माध्यमातून त्याचा एक कुटुंब, त्याचा एक परिवार हा कसा व्यवस्थित राहू शकतो आणि टिकू शकतो, की त्याचा परिवार व्यवस्थित जर जगला तर आज त्यांच्या आत्महत्यांना विराम लागू शकेल कुठेतरी. आणि त्यासाठी गायींचं योगदान आणि गायींचं संरक्षण हे अत्यंत आवश्यक आहे. तसंच गाय ही आपण सगळ्यांना माहिती आहे की गाय मूल जेव्हा जन्माला येतं तेव्हा मुलाच्या जन्मानंतर आईच्या दुधानंतर मुलगा जो दूध पितो ते गायीचं दूध पितो. तर मुलगा सुदृढ होण्यासाठी आणि समाज सुदृढ आणि मजबूत होण्यासाठी सुद्धा गायीचं दूध हे आवश्यक आहे. म्हणजे आपण आता सांगितलं की विश्व हिंदू परिषदेने बजरंग दलाने खूप प्रयत्न केलेले आहे. आता हा नियम लागू झाला आहे, पुढचे विश्व हिंदू परिषदेने बजरंग दलाचे पुढचे पाऊल काय राहणार आहे? आम्हाला असं वाटतं की या संबंधात सामान्य माणसाला याचा जर फायदा व्हायचा असेल तर शेतात मोठ्या प्रमाणात बैल वापरला गेले पाहिजे, कारण की आज ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतं वापरले गेले त्या रासायनिक खताचे दुष्परिणाम आज आपल्याला माहीत आहेत. आज पंजाबमध्ये
अनेक लोकांना कॅन्सर झालेला आहे. हा कॅन्सर होण्यासाठी एकमेव कारण आम्ही रासायनिक खतं जे मोठ्या प्रमाणात वापरले, त्या पद्धतीला बदलून आज आम्हाला पूर्ण आमची शेती ही कृषीप्रधान शेती ही आम्हाला जैविक शेतीवर करावी लागेल. आणि जैविक शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे गाय राहणं, बैल राहणं. याच्याशिवाय होऊ शकणार नाही. आज दुर्दैवाने विदेशाच्या मागे लागून आमच्या इथे विभिन्न प्रकारचे कॅन्सरसारखे रोग का आले आहेत, तर या जर्सी गाय म्हणतात. या जर्सी गायच्या दुधामधून A1 नावाचा जो फॅक्टर आहे त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर होतो. आमच्या देशी गाईमध्ये हे फॅक्टर मुळीच आहेत. आमच्या देशी गाईचं दूध जे आहे ते घेतल्यानंतर मनुष्य ओजेवान होतो, बलवान होतो आणि बुद्धिमान देखील होतो. हे वैज्ञानिकांनी सिद्ध केलं आहे. आज नेरीसोबत आम्ही विभिन्न प्रकारच्या औषधांची निर्मिती केलेली आहे. आज गाई गोमूत्रामध्ये अँटीऑक्सिडंट, बायो एन्हान्सर, अँटी कॅन्सर अशी विभिन्न प्रकारच्या गोष्टी आहेत, ज्याच्या माध्यमातून आज जर हळूहळू लोकांना जेव्हा लक्षात येईल की याचा उपयोग केला तर आमचा समाज, आमचा परिवार आणि आमचं राष्ट्र सुदृढ राहू शकतं. बजरंग दलाचा, विश्व हिंदू परिषदेचा हा प्रयत्नच आहे की मोठ्या प्रमाणात आम्ही याचा प्रसार करू. देवलापूरला आमचं जे मोठं काम चालतं गोविंदन अनुसंधान केंद्राचं, तिथे गेल्या वर्षभरात किमान 3000 शेतकऱ्यांना आम्ही हे प्रशिक्षण दिलेलं आहे. आणि आमची अशी इच्छा आहे की जो तिथे येईल त्याने तिथे अवश्य राहावं. तिथे राहण्याचा खर्च गोविंदन अनुसंधान केंद्र करेल. पण शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षित होऊन हे जे सगळं संशोधन आहे, या संशोधनाच्या माध्यमातून आम्ही परिवर्तन करू शकतो. हे सगळा प्रयत्न आम्ही सामान्य लोकांना शिकवायला तयार आहोत. सामान्य माणसाला आज याचं महत्त्व कळलेलं आहे. सुदैवाने आज सामान्य मनुष्य जागृत होतो आहे. हे जागृत पाऊल त्याने जर पुढे टाकायला सुरुवात केली तर देशात अवश्य परिवर्तन घडेल. म्हणजे महेश, एक शेवटचा प्रश्न तुमच्यासाठी दोघांसाठी आहे. मोठ्या प्रमाणात गोहत्या आता समोर झाल्यास कारवाई होणार आहे. यात तुम्हाला काय वाटते की कोणते कलम लागायला हवे? यात दंडात्मक कार्यवाही करत असताना जो हे कार्य करताना दिसेल त्यांच्यावरती त्यांना आजीवन कारावास व्हावा. त्यांचं जे युनिट आहे ते ताबडतोब बंद करण्यात यावं आणि अजून त्यांना जास्तीत जास्त कडक अनुशासन व्हावं, ज्यामुळे पुन्हा ते असं कार्य करू शकणार नाहीत. असे काहीतरी नियम सरकारने करावेत. मला असं वाटतं की या सगळ्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. कारण की आज हा सगळा कसायांचा जो व्यापार चालतो हा कुठेतरी सरकारी माध्यमाचं थोडंसं त्यांना पाठपुरावा असतो. पोलीस ॲक्शन घेत नाहीत. पोलीस गोरक्षकांच्या विरोधात का केसेस करतात आणि कसायांकडनं थोडं बहुत काही चिरीमिरी घेऊन त्यांना सोडून देतात. हे बंद करावं लागेल. हे जोपर्यंत बंद होणार नाही तोपर्यंत हा धंदा कधी बंद होऊ शकत नाही. कारण की सामान्य माणूस हा रस्त्यावर कधी उतरणार नाही. सामान्य माणूस रस्त्यावर उतरायला नेहमी घाबरतो कारण की त्याला स्वतःचा परिवार, स्वतःच्या सुरक्षेचा संबंध असतो. बजरंग दल आज याच्यात मोठ्या प्रमाणात आजही उड्या येतात. आता काही दिवसापूर्वी मुळशीला मोठी घटना घडली. आज आमचे 22 कार्यकर्ते आजही जेलमध्ये आहेत. मला असं वाटतं की याच्यासाठी इतकी कडक कारवाई सरकारने करावी की जर गाईचा ट्रक जात असेल तर तो जन्मभरासाठी ट्रक सरकारने जप्त करावा. चालणारा ड्रायव्हर, त्याचा मालक याचं परमनंटली लायसन बंद करावं. आणि गोरक्षा, गो हत्या करणं हे असंच्या माणसाने जसे 302 कलमाखाली जशी सजा होते त्या पद्धतीने गो हत्या करणाऱ्याला किंवा गोवंशाची हत्या करणाऱ्याला त्याच्यावर तितक्या कडक केसेस चालल्या तर मला वाटतं मग कधीतरी या गोष्टी बंद होऊ शकतील. कॅमेरा पर्सन विशाल बंबडवारसह अभिषेक पानसी, इंडिया न्यूज. एप्रोपाइड डाइट थेरेपी से कैंसर के मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति में आत्मविश्वास होना बेहद जरूरी है, ऐसा कहना है डॉक्टर एस कुमार का। कैंसर होने के बाद आदमी डर के कारण तथा आत्मविश्वास के अभाव से मौत की तरफ बढ़ता है। हालांकि अगर आप में आत्मविश्वास मौजूद है तो कैंसर को ही आपसे मुंह मोड़ना पड़ेगा। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति एप्रोपाइड डाइट थेरेपी से उपचार करे तो सामान्य की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण सलाह दी एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के डॉक्टर एस कुमार ने। चिकित्सा प्रणाली को विस्तारित रूप से समझाते हुए उन्होंने बताया, सिर्फ आदमी की प्रजाति ही दूसरे प्राणी का दूध सेवन करते हैं, किंतु दूध एसिडोज गुण से परिपूर्ण होने से कैंसर की पेशियां बढ़ती है। इसलिए अपने जीवन शैली में दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थों का सेवन न करें। सफेद नमक की जगह सांधा नमक का इस्तेमाल करें। सोयाबीन, सनफ्लावर तथा मूंगफली के तेल से राइस ब्रान बेस वाले अल्फा कर्जिकल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करने से कैंसर की पेशियां रोकने में सहायता होती है। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से पीएच लेवल संतुलित रखने में मदद होती है और इसका शरीर पर प्रभाव 90 दिनों में ही होता है। कैंसर उपचार के लिए ग्रेवियोलाइस वनस्पति को उपयोग में लाया जाता है। केमोथेरेपी से ये उपचार प्रणाली सुरक्षित तथा कम खर्चे में होती है। इस उपचार थेरेपी से आज तक सैकड़ों मरीजों को जीवनदान मिला है, ऐसे डॉक्टर एस कुमार ने बताया। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि आजकल कैंसर के पेशेंट जो है वो बढ़ चुके हैं। तो ये बताएं कि क्या कारण होता है
कैंसर रोग होता है। और हमने से सुना है कि विदाउट केमोथेरेपी और ये जो लेजर रेडिएशन लेने पड़ते हैं, ये छोड़कर भी हम कैंसर अंडर कंट्रोल ला सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने जो सवाल पूछा वो काफी अच्छा है और ये 100% सही है कि बिना किसी केमोथेरेपी और रेडिएशन के पेशेंट अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको कारण मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो कैंसर एक ऐसी चीज है कि जो सेल होते हैं हर किसी के बॉडी में होते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर इम्यूनिटी अगर आपकी खत्म हो गई तो कैंसर सेल जो डेवलप होने लगते हैं और एक जो सिस्टम बनी होती है हमारे यहाँ सेलुलर डिवीजन की, वो डीकंट्रोल हो जाती है और उसको हम लोग हमारे मेडिकल भाई में डीएनए म्यूटेशन बोलते हैं। अब सारी दुनिया म्यूटेशन से स्टार्ट करती है, लेकिन ये कोई नहीं जान रहा है कि डीएनए म्यूटेशन होता क्या। तो डीएनए म्यूटेशन जिसको मालूम है तो उसके लिए क्या होता है कि जब सेल के कारण से जब अगर कम ऑक्सीजन हो, जिसको हम लोग पोजीशन हाइपोक्सिया जी, तो सेल अपने आप डेथ होने लगती है। और जैसे जैसे वो मरने को समय उसके अंदर का एक ग्लूकोज होता है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है और फर्मेंटेशन जाने के कारण उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बनने के कारण उसका जो एसिडिक पीएच है बढ़ जाता है, जिसके कारण डीएनए आप स्पॉइल होने लगते हैं, जिसको हम डीएनए म्यूटेशन कहते हैं। अभी एक बार डीएनए म्यूटेशन हो गया तो उसका जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली आपका चला गया डिवीजन के ऊपर और सेल एब्रोटली आज 2 से एकदम 20 सेल पे जाता है, 20 से एकदम 200 सेल पे जाता है, जिसके कारण एक ट्यूमर टाइप का फॉर्म हो जाता है और कैंसर, इसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो अगर कैंसर को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले खान पान के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप देखिएगा जितना भी आज हमारा खाना है, भारत की बात करें तो हमारा सबसे पहले वो कल्चरल फूड हो जाते हैं। हमारा फूड ट्रेडिशनल फूड है, हमारा इमोशनल फूड है, जो हमें अच्छा लगता है खाते हैं, लेकिन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये साइंस पे बनी हुई है और साइंस के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो उसमें 2 जो फैक्टर है बहुत जरूरी मैं आपको बताना चाहूंगा। वन इज द बॉडी टेम्परेचर, जो सभी को मालूम है, जिसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता है, या तो 98.4। तो दूसरा जो फैक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड पीएच। हमारा जो ब्लड पीएच होता है 7.4 बना हुआ है, जिसके बाद सारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस सेट हुए हैं। अब ये जो अगर हमारी ह्यूमन बॉडी अगर देखे जब हम गर्भ में होते हैं तो उसका जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होता है उसका भी पीएच अल्कलाइन होता है। तो हमारी जो बॉडी है अल्कलाइन पीएच के लिए बनी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हम लोग फूड खा रहे हैं, जो कल्चर इमोशनल ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ, इसका जो रेसिड्यू है वो एसिडिक है, जिसके कारण आपका पीएच जो है वो हमेशा चेंज होने लगता है। इस एसिडिक पीएच पे कैंसर सेल जो है बहुत फास्ट ग्रो होता है। और अगर आपका अगर अल्कलाइन पीएच रहा, अगर हम इस तरह का फूड खाएं जिसका पीएच अल्कलाइन रेसिड्यू है, तो आपको अचानक बड़ा ये लगेगा कि आपको भी कैंसर नहीं हो सकता है, उसके ऊपर कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे कैंसर सेल का जो फूड है वो एसिडिक मीडिया है, तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर आप अल्कलाइन मीडिया में अगर रहते हैं हमको कभी भी कैंसर नहीं होता है। तो इस चीज को आपको बता के बड़ा आश्चर्य होगा कि 1935 में इस थ्योरी को 2 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। इंडस्ट्री ने उसको सप्रेस करके रखा है, क्योंकि और इसलिए केमोथेरेपी और रेडिएशन में करोड़ों रुपए आज खर्च हो रहे हैं और लोग अभी तक अच्छे नहीं हो रहे हैं। केमोथेरेपी को भी नहीं, केमोथेरेपी में आप जैसा जानते हैं कि अगर एक अच्छा सेल जो है उसको तो जो छोड़ देती है, लेकिन आजू बाजू के जो बाकी सेल है उसको खराब करती है। तो कभी भी कैंसर पेशेंट कैंसर से कभी नहीं मरता है। कैंसर की जो थेरेपी चलती है उसकी जो साइड इफेक्ट्स है जी, उससे उसकी मौत होती है। और इसके अलावा हमारे थेरेपी में ये डाइट थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी कैंसर के लिए, इसमें सिर्फ कैंसर सेल को फोकस किया जाता है और अच्छे सेल जो है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है, उसका जो हमको जो ब्लड सर्कुलेशन जो ट्यूमर सेल को जाना चाहिए उसको कट किया जाता है, जिसके कारण अपने आप वो कैंसर अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। बांके बिहारी प्रेम मंदिर में खाटू के श्याम बाबा महोत्सव का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने सम्मिलित होकर होली उत्सव का आनंद उठाया। हर साल बड़ी धूमधाम से फागुन माह की द्वादशी को खाटू के श्याम बाबा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन दत्तवाड़ी के बांके बिहारी प्रेम मंदिर में होता है।
इस वर्ष भी यह आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया। इसमें विशेष प्रयास सतीश कौशिक और मित्र मंडल ने लिया। इस महोत्सव में अनेक भक्तों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं फागुन के इस महोत्सव की कुछ झलकें। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए इंटरव्यू। नमस्कार।